अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरीन थारानी है और मैं मेंबर हूँ स्माइली हेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन पाकिस्तान की। आज हम आपके लिए एक सीरीज़ ऑफ सेशन के साथ हाजिर हुए हैं जिसका मकसद है पेरेंटिंग फॉर चिल्ड्रन एंड टीन एज इन पाकिस्तान, और ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है स्माइली हेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और आगा खान हेल्थ बोर्ड की जानिब से। हमारे आज का सेशन इस सेशन की सीरीज़ का पहला सेशन है जिसका मकसद है कि पेरेंट्स में और कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करना कि किस तरीके से हम इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। आज हम उन वालिदैन की जानिब और उसकी तरफ मुतवज्जा रहेंगे जिनके बच्चों की उम्र 12 साल या उनसे कम है। इसके लिए आज हमने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है उनका नाम है डॉक्टर रबीका आफ्ताब। डॉक्टर रबीका आफ्ताब एलमनाई हैं डाउ मेडिकल कॉलेज की और आगा खान यूनिवर्सिटी की। उन्होंने अपना FCPS कंप्लीट किया है साइकाइट्री में विद अ सब स्पेशलिटी इन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री। डॉक्टर रबीका इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री आगा खान यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी की हैसियत से काम कर रही हैं, जहां पे वो क्लिनिकल, एकेडमिक और रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। उनका स्पेशल इंटरेस्ट है ईटिंग डिसऑर्डर्स की जानिब, और वो एक बहुत पैशन होल्ड करती हैं कि किस तरीके से कल्चर ऑफ न्यूरो साइंसेज बेस्ड पेरेंटिंग को टेक केयर किया जाए। Apart from this, she is always also an advocate for mental health and a mother too. So she will be able to enlighten us with her experience, her clinical experience and her personal experience being as a parent as well. Sure. So, Dr. Rabika, being a parent is indeed, it's a beautiful experience. Being a parent too, I can understand that. मगर इसके साथ साथ बहुत सारी challenges होते हैं जो हम encounter करते हैं, particularly अगर जब हमारे बच्चे ग्रो कर रहे होते बिफोर द एज ऑफ 12, और जब वो एडोलेसेंस की एज में एंटर होने वाले होते हैं, और बहुत सारे कंसर्न जो अक्सर हम कम्युनिटी में और लोगों में सुनते हैं कि मुश्किल है इनको हैंडल करना, समझ नहीं आती वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कभी कभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है। सो व्हाट आर योर एक्सपीरियंस एंड योर अबाउट क्लिनिकल एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दैट? Sure. So thank you so much for giving me this opportunity. I mean, this is amazing, and it is a बहुत ही important topic है. And I feel like कि जहाँ हम country की progress की बात करते हैं, region की progress की बात करते हैं, तो उसके अंदर तो बच्चों पे focus करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है, because they are our future. बिल्कुल राइट। तो अगर हम उन पे इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हम उनकी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा फ्यूचर सिक्योर और सेफ है। सो एब्सोल्युटली पेरेंटिंग इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। आपको आपके अच्छे और वर्स साइड्स दोनों दिखाता है, राइट। सो रियलिटी इट्स लाइक अ मिरर इन फ्रंट ऑफ योर आइज। सो इट डज पुट दैट, बट आई टेल यू कि what I have experienced as a medical professional in the field for a while, and then as a child and adolescent psychiatrist, as a mother, I feel like parenting is a process, right? And there, it's not a goal that we have to achieve कि हमें ये इस तरह से ये चीज़ अच्छी करनी है, ये बुरी करनी है, या इसमें improve करना है, ये हम अच्छा नहीं कर रहे. It's a process, and every day we try to be the better versions of ourselves. Parenting हो या as a human being हो, the thing कि पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं डेवलपमेंट एज पर, बिकॉज देयर लाइक बच्चा बात नहीं समझ रहा है. दिस इज़ अ कॉमनेस्ट थिंग दैट व्हेन पेरेंट्स कम टू आवर क्लिनिक्स, सो वी सी एज चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट बच्चे एज अर्ली एज लाइक लास्ट वीक आई सॉ 1 year 8 month old. No, reasons can be very, very different. So obviously a 1 year 8 month old is not going to come for behavioral issues, but there are many psychiatric diagnoses. Developmental जो disorders होते हैं, they do present as early as this age. पर बहुत common चीज़ जो parents बोलते हैं वो ये कि they are not satisfied with how the बच्चा is behaving, right? So that is the most common frequent thing that comes across. And I tell you, the amazing thing is this, कि what I've understood as a professional, and I feel like कि हमारी as parent expectation बच्चे से बहुत ज़्यादा होती है. उसकी developmental जो age है उससे ज़्यादा उसकी capacity नहीं होती, उसकी brain की capacity नहीं होती वो चीज़ें इस तरह से करने की जो हम as parent expect करते हैं. So basically हमारी expectation ज़्यादा होती हैं, वो बच्चा नहीं meet कर सकता because उसकी capacity नहीं है. When he's not able to meet that, then we feel frustrated. So it's like it's our own created
issue. So that's most of the time that's true. ठीक है, so that's the frequent thing. I'm not saying कि बच्चों की बिल्कुल भी मतलब they don't pose a challenge to us, they do, but most frequently it is our expectations from them that is unnatural or that's not according to their age. That creates problem for our own selves. क्योंकि पेरेंट्स अक्सर ही कंसर्न कर रहे होते हैं ना कि हम बच्चे हमारे हिसाब से, जैसे अभी आपने बात की, हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दे आर अनेबल टू डू दैट. और एक तरीके से एक कंपटीशन भी चल रहा होता है कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, आर वी द राइट टाइप ऑफ गिविंग देम अ राइट टाइप ऑफ अ रेयरिंग, हम ठीक कर रहे हैं, हमें इतनी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं करनी चाहिए, कहीं हमारे बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो रिबेलियस हो जाएगा. तो क्या इस तरीके की चीज़ें आप क्लिनिकल पे इनकाउंटर करती हैं, या आपने कभी अपनी पर्सनल लाइफ में या आपके एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए? Yes, it is frequent, very very common कि हम एक तरह से चीज़ों को देखना चाहते हैं वो वैसी नहीं होती. We feel frustrated, we feel like हम ये भी कंसर्न होते हैं कि क्या हम अच्छे पेरेंट बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे. जो भी बच्चे की नीड्स हैं डेवलपमेंट की, चाहे वो फिज़िकल ग्रोथ की हो, मेंटल ग्रोथ की हो, एकेडमिक्स की हो, सोशल ग्रोथ की हो, वी आर रियली कंसर्न्ड कि क्या हम फुलफ़िल कर पाएंगे वो चीज़ के नहीं. एंड वजह है हमारा कंसर्न, इट्स नॉट लाइक कि हम रॉन्गली कंसर्न होते हैं. I feel like at this age, at this point of where the entire world is going, we feel like कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती परेशान होने की. So we want कि things जो है ना they go in the direction that we want them to go. We are so controlling. And again, that's increasing our own anxiety. And I tell this, I find myself telling this very frequently to parents who come to the clinic, कि anxiety breeds anxiety. That's true, right? अगर हम परेशान होंगे, we are not at ease, we are stressed out, it is going to show through our energies and through our behaviors to the people around us. और सबसे ज़्यादा sensitive जो है ना बच्चे, right? So it's like कि हमने जितनी अपनी उम्र यहाँ पे गुजार ली होती तो हम modify हो जाते हैं environment से. the way I put it up in clinics is like कि हमारे antennas जो हैं they have उनके सेंसर्स ख़राब हो जाते हैं. बच्चों के सेंसर्स बड़े इंटैक्ट होते हैं. they are very receptive, they are more receptive than the adults, so they really pick on things which are very non-verbal. हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारी एनर्जी से या फिर हमारे बिहेवियर से पिक कर लेते हैं. so they are very keen and very curious and very sensitive and they are very present, right? so अगर हम परेशान होते हैं definitely it affects them, right? and I see so the very good example is कि human beings are not the only creations जिसके बच्चे होते हैं, right? जितनी भी creations हैं दुनिया के अंदर, plants, animals की, they all are coming from some place, right? They all are parents in some ways. All the animals, the birds, even the plants come from plants, right? बिल्कुल. So it's how to parent your younger generation or your kids. It's a natural process. It is a natural process. So it is not something जिसके लिए ना आपको बहुत कुछ सीखने की या बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत होती है. So you have it within yourself. सबसे पहले तो ना ये confidence और ये खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर आना कि ना we are the right people. अगर हमें एक बच्चा मिला है, हमें लगता है बड़ा challenging है, तो सबसे पहले consider कि you are the right person for that बच्चा at any point in time. So that आपकी घबराहट कम हो, आपकी खुद की परेशानी कम हो. जब आपकी परेशानी कम होगी फिर आप हेल्प कर पाएंगे उसको ग्रो करने में. दैट्स फर्स्ट. द सेकेंड थिंग इज़ ऑब्वियसली हम सबकी नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं. डजंट मीन इफ इट्स अ नेचुरल प्रोसेस डजंट मीन कि वी कांट इम्प्रूव इट और वी कांट मेक इट वर्स. वी कैन डू ईदर, राइट? सो एक हम सबकी एक हमारे सबका टेम्परामेंट है जो बचपन से पैदाइश से होता है, एंड देन हम बिल्ड करते हैं अपनी पर्सनैलिटी एज वी गो फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस टू अडल्टहुड, राइट? सो हमारा टेम्परामेंट था ही, फिर पर्सनैलिटी भी आ गई, फिर हमारा एक्सपीरियंस इतना सारा, हम बड़े होते रहते हैं. हम पेरेंट्स यूजुअली पेरेंट्स जो हैं वो 20s में 30s में इस तरह से बन रहे होते हैं. कम पेरेंट्स होते हैं जो अर्ली 20 से अर्ली बन रहे होते हैं, बट अगेन दे हैव मोर एक्सपीरियंस एट देयर किड्स, ठीक है? सो उसके ऊपर बिल्ड करना और अपने आप को अगेन नोइंग योर सेल्फ बेटर एंड इम्प्रूविंग वेयर एवर यू लैग बिहाइंड, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट वी शुडंट बी टू हार्ड ऑन आवरसेल्व्स.
not on ourselves or our kids either, right? So पहले तो मैं कहती हूँ take a step back, हौले हो जाए, right? Breathe, because that's very important. Because if we react at any given point, हम बगैर सोचे react कर देते हैं तो हम damage करते हैं. अगर हम एक step back करते हैं, हम analyze करते हैं, हम reflect करते हैं, तो फिर हमसे काम थोड़ा बेहतर होता है. So जब भी आप परेशान हो, सांस लें, पीछे हो जाए, इतना डिजास्टर कभी भी नहीं होगा. I assure you that, right? And then reflect and take corrective measures. Be honest to yourself and to your kids. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पेरेंट्स के लिए खुद के लिए अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना और थोड़ा सा स्टेप बैक करना फॉर द टाइमिंग कितना ज़रूरी है, वरना वही एंग्जाइटी बच्चे में ट्रांसफ़र करो. लेकिन बहुत हद तक पेरेंट्स को वो एंग्जाइटी हमारी सोसाइटी से भी मिल रही होती है. द वे पीपल आर रेडिंग देयर चिल्ड्रन, द वे देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन अमंग द चिल्ड्रन. स्कूल में उसका बच्चा आगे निकल गया, फैमिली में उसका बच्चा आगे निकल गया. उसी सारी परेशानी में अननोइंगली पेरेंट्स उस एंग्जाइटी को अपने अंदर बिल्ड किए जाते हैं, जिसका रिपरकशन कहीं ना कहीं उस बच्चे पर ही आ रहा, तो शायद बहुत हद तक उस बच्चे पे आ रहा होता है. आपके ख्याल में ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को किस तरीके से लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है? ये कहाँ पे वो ये तय करे कि अब मुझे सोसाइटी का कितना प्रेशर बर्दाश्त करना है और कहाँ आके मुझे रुक जाना है? Absolutely excellent point, and most frequently that's what we see in the clinics. Parents आते इसलिए हैं because बच्चा ना वो उनकी या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस या एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहा होता है. ये रीज़न होता है. अदरवाइज खुशी खुशी तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी कम्स टू सी अ डॉक्टर एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर दैट मैटर. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि we need to see every individual human being as an individual, which cannot be compared to anybody, older or younger or the same age. It is the most important thing which if I want to say ना कि कोई अगर कोई एक चीज़ किसी को याद रखनी है सेशन से, वो क्या याद रखे, it would be this: every human being is unique in their own way. They are not comparable to any adult, any person younger to them or of their age, right? हर इंसान की कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, स्ट्रेंथ्स हम सब के पास होती हैं, खराबियाँ हम सब में होती हैं, राइट? सो यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना या एक्नॉलेज करना, बहुत पहले एक्नॉलेज होता है फिर एक्सेप्ट होता है, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. सो जब हम हर इंसान को, और सिर्फ बच्चों की बात नहीं करें, अगर हमें हर इंसान को इन देयर ओन माइट देखते हैं, तो फिर जो नो डाउट है द प्रेशर कुकर, वी आर इन द प्रेशर कुकर, राइट? इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी रियल, आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट. एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सो पेरेंटिंग में फॉर मी इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज अडल्ट्स, एज पेरेंट्स एंड एज इवन इफ यू आर नॉट पेरेंट्स एंड हमारे आसपास बच्चे हैं, एज एन अडल्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को नर्चर करने की है. हम उससे नहीं बोल सकते कि अम्मा अब्बा देखें हमारे तो कुछ लेना देने नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में बच्चा हो. सो एज एन अडल्ट इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप ना प्रेशर और बच्चे के दरमियान ढाल बन के खड़े हों. इफ़ दिस इज़ समथिंग यू आर एबल टू डू, योर kid or kids around you are going to fly high in the sky and do great things in life. So that is our responsibility. No, हमें उनको बहुत चीज़ें सिखाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं होती है. हमें उनको, so I'm not saying कि आप over protect करके रखें, because I see that कि बहुत frequently या तो parents बहुत strict होते हैं या हर चीज़ से protect कर रहे होते हैं. Either ways, extremism is not good. You have to have moderation. So you have to have rules and boundaries, but जो सोसाइटी का प्रेशर होता है ना टू परफॉर्म, टू बी इन अ सर्टेन वे, फॉर दैट यू नीड टू बी अ वॉल और अ वेरी सपोर्टिव फिगर फॉर योर बच्चा, कि उसको जो है ना अनड्यू प्रेशर ना मिले. फॉर एग्जांपल कि स्कूल में टीचर्स दे वांट के बच्चे इस स्टाइल से या इस तरीके से उसके नंबर हर चीज़ के अंदर आए, वो बहुत ही अच्छा करते रहे. एंड एज अ पेरेंट यू नो कि फॉर एनी रीज़न मे बी घर के अंदर कोई डिमाइस हुआ था या कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से बच्चा उस टाइम पर ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, और बच्चा बीमार हुआ था या कोई भी चीज़ हुई थी, एंड दे आर नॉट रेडी टू परफॉर्म टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल. इवन a lot of times schools would provide that pressure to the parents कि नहीं आप देखें, आप और मेहनत कराएं इस तरह से. दो स्कूल्स भी बहुत बेहतर हो रहे हैं, बट देन a lot of times ये हमारे पास frequent चीज़ आती है. So उसके अंदर ना you have to be advocate for your kids to tell the school it's all right, I'm the parent, I don't feel pressured कि बच्चा ये चीज़
इतना स्ट्रांगली या इसी वक्त करे, आई एम ईजी, ही इज़ गोइंग टू डू, आई एम होपफुल कि वो चीज़ कर लेगा, ठीक है। बट अगर जहाँ पर लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चा उस चीज़ को खुद फेस करे, वी शुड लेट इट हैपन। सो वी शुडंट बी आंसरिंग एवरी थिंग टू एवरीबडी ऑन आर किड्स बिहाफ, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, राइट। सो आप जो है बच्चे को रोड के लिए तैयार कर सकते हैं, रोड को बच्चे के लिए तैयार नहीं कर सकते, ये बात इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं हो, सो इट्स लाइक बी वेरी कंट्रोलिंग और ओवर प्रोटेक्शन, ईदर वेज इट्स वेरी डेंजरस। सो आप होता है कि आप चील की निगाह रखें मगर दूर से देखें, तो जहाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल इंटरवीन करें, बट हर जगह इंटरवीन करने की नहीं होती और हर जगह रोकने की भी नहीं होती, राइट। सो बी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। सो येस, एकेडमिक्स प्रेशर आएंगे, सोशल प्रेशर्स आएंगे, बट यू वुड हैव टू सी अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपने इंटेलेक्ट से कि क्या चीज़ उसके लिए भी ज़रूरी है, क्या नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल मैं अपनी एज अ पेरेंट अपनी ज़िंदगी से देती हूँ कि मेरी बेटी शी इज़ अराउंड 5 years नाउ माशाल्लाह, एंड शी डजंट कलर इनसाइड द लाइन्स, शी वुड कलर एवरीवेयर। उसको कलर करना बहुत बुरा लगता है एंड शी फाइंड्स इट एक्सट्रीमली बोरिंग। सो आई नेवर प्रेशराइज हर कि कलर इस तरह से इसी सेंस में करना है। सो दो अगर मैं आई डेफिनेटली सी, आई नो कि नॉर्मल माइलस्टोन्स किस तरह से होते हैं, हमारी फील्ड भी ऐसे ऐसे वी गेट टू नो सी अ लॉट ऑफ वैरायटी। तो उसकी एज में बहुत सारे बच्चे अब ऑप्टिमम कलर कर सकते हैं, राइट, बट शी डजंट लाइक टू डू इट एंड आई एम लाइक इट्स ऑल राइट। So she's kind of, if I say she's lagging behind in that, if I were to say that, right? On the other hand, she excels in mathematics, mashallah. She reads. So if we start to compare kids, so उसकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, I start to compare कि वो क्या अच्छा कर रही है और बाकी क्या बच्चे इसमें अच्छा कर रहे हैं, so I like that wouldn't be justified, right? तो उसकी अपनी strengths हैं, दूसरे बच्चे की अपनी strengths हैं. So nobody is comparable. They're unique in their own sense, so we need to respect that. डॉक्टर अबीका, आपने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को भी जस्ट रेफ़र किया, तो इससे क्या मतलब है? थोड़ा सा अगर हमें हेल्प करेंगे समझने के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर मी एज वेल। हाँ, अच्छा, सो we frequently hear this in the clinic, so it's like a lot of control, बहुत कंट्रोलिंग, आप हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ में ख्याल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स लाइक इट्स इतना गैप नहीं होता बच्चों के पास कि वो खुद चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ। यू आर ऑन द हेड ऑल द टाइम फॉर एवरीथिंग, सो दैट्स लाइक अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अक्सर ऐसा नहीं होता कि अगर हम बच्चों को ये स्पेस देने लगते हैं कि ठीक है हम दूर से, जैसे आपने कहा कि चील की ये बास की निगाह रखें एंड देन यू लेट देम डू वॉट एवर दे वांट टू सम एक्सटेंट इन अ कंट्रोल मैनर, लेकिन उसका फिर ये भी नतीजा होता है ना कि बच्चे एट टाइम्स पेरेंट्स कंसर्न शेयर करते हैं कि वो इसका बेनिफिट लेने लगते हैं, they try to make do their own way, और फिर वो हर चीज़ के लिए रिबेलियस होंगे, चीज़ें नहीं करेंगे, काम से पीछा छुड़ाते रहेंगे। तो फिर कभी कभी पेरेंट्स के लिए वो बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू सजेस्ट कि उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? So it is difficult, no doubt, कि how to strike a balance, कि आप कितना ख्याल करें, कितनी चीज़ों में प्रेस करें और कब पीछे हटें। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। इसका कोई राइट या कोई फार्मूला नहीं है या कोई स्क्रिप्ट नहीं है या कोई रेसिपी नहीं है जिससे हमारे लिए आसानी हो, बट एवरी टाइम ट्राई टू टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क योर सेल्फ, आपको अपना आप खुद आंसर करेगा इस पर। सो व्हेन दिस हैपन्स के आई एग्री कि बच्चे टफ टाइम देते हैं, राइट। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये कि अब हर चीज़ पर जो है ना, इट्स लाइक हर चीज़ पर ना बोलना, मना करना छोड़ दें। एज अ पेरेंट हमारी बहुत इंस्टिंक्चुअल बात होती है कि कोई चीज़ वाली पहली चीज़ ना आई। सो बच्चों को बचपन से बिल्कुल 2-3 महीनों की उम्र से ना सुनने की इतनी ज़बरदस्त आदत हो जाती है। लॉट ऑफ टाइम्स द फर्स्ट थिंग बच्चा सेज इज़ अ नो, राइट। सो सोचें, जिस बात पर मना करना है उस बात पे मना करें, हर बात पे मना ना करें। जहाँ पे आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिजास्टर्स और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द बच्चा, उस पर आप फर्म रहें। बी फर्म बट बी पोलाइट। फर्म होने का मतलब कि आप बोलें कि बेटा ये बात नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, मगर उसके ऊपर बीइंग वेरी अग्रेसिव, एंग्री एंग्री ऑन इट, आई डू नॉट थिंक, आई हैव नॉट सीन इन माई प्रैक्टिस कि दैट इज़ हेल्पफुल। यूजली वो डैमेजिंग होता है। बी फर्म मतलब कि बेटा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी, यू एक्नॉलेज कि बच्चे को बुरा लग रहा है। बच्चे को बुरा लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि they want बहुत बीमार हैं एंड फॉर सम रीज़न समथिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर देम टू बी ईटन,
दे वांट कि मुझे ये खाना है. So you do acknowledge कि I can see कि you want it, you terribly want it right now, but I'm really sorry but I can't provide it to you. You have to see that once. बहुत दफ़ा पेरेंट्स ना ये चीज़ 10 दफ़ा बता रहे होते हैं. I don't think that's helpful either. आपने एक दफ़ा बता दिया, it's all right. Let the बच्चा experience the turmoil within. He's going to come to terms with it. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक हेल्दियर कम्युनिकेशन को विद इन द चाइल्ड एंड द पेरेंट इज नीडेड. आपके ख्याल में और क्या तरीका हो सकता है जिसके ज़रिए पेरेंट्स एक हेल्दी कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ बिल्ड कर सकते हैं, वेयर देयर इज़ अ म्यूचुअल काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, वेयर देयर इज़ अ रूम टू लिसन टू ईच अदर, Yeah. which is to me is the most difficult challenging part at this age for the children. Yeah. Very important. So, communication, जिस तरह अगर हमारे क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, सो साइकाइट्री में वी डू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू बी एट ईज. फिर वो बात करना शुरू करते हैं. वी डोंट बम्बार्ड देम विद क्वेश्चंस फॉरन से, राइट? सो communication is a second step. The first step is connection. What a lot of people lack in is connection. जब connection होगा, मेरा और आपका connection होगा, फिर communication effective होगी. अगर मेरा आपका connection नहीं है, for any reason we are not on the same page, or I have a grudge with you, or I've just met you for the first time, so there was going to be a hesitance to communicate. So पहले तो connection form करें अपने बच्चों के साथ. और उसके लिए again as I said कि हर बात पे immediately मना करना या हर बात पे सिर्फ हाँ बोलना, either ways is not fine. So be available for them whenever they need it, right? With boundaries. So boundaries, again, it's a topic where we can talk about at another point in time in detail. But एक healthy boundary रखना जिसके अंदर respect सबकी equal होती है, बच्चों बड़ों की, everybody needs to talk to everybody respectful. बच्चों की इज्जत हमसे कम नहीं होती है. They're equally respectful, right? So बच्चों को किसी के सामने डांट देना या बेइज्जती जैसे बड़ों को फील होती है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों को भी फील होती है. सो वी नीड टू बी बिट केयरफुल. जिस तरह सो इट्स लाइक पेरेंट्स को खुद सोच लेना चाहिए कि जिस तरह हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर कोई हमें बोलेगा बच्चा या बड़ा, हाउ वुड वी फील? सो उससे काम थोड़ा आसान हो जाता है, वो गेज करना आसान हो जाता है. सो have a nice connection with them. Connection never means that you need to say yes to everything. It never means that. When you will be available and you will be tolerant to their mistakes, ठीक है, आप consequence बिल्कुल दें, but consequence की, what does a consequence mean? Then again, it's a very, very, very lengthy thing to discuss. But it shouldn't be कि अगर बच्चे ने कुछ चीज़ गलत कर दी तो फिर हम माँ बाप उससे बात करना छोड़ दें, बात ही नहीं कर रहे. Like दिनों गुजर गए, बात नहीं हो रही है, so that there's a big lag. So yes, mistake के consequences होने चाहिए, but किस तरीके से आप consequence दें और आप किस चीज़ को कितना लंबा लेकर जा रहे हैं, उस दिन की बात उस दिन ख़त्म हो जानी चाहिए. विद ख़त्म का मतलब आप आइंदा के लिए आप डिस्कस करें कि इफ़ दिस हैपन्स नेक्स्ट what would be our action, या हम क्या चीज़ डिफरेंटली करेंगे. Once agreed, move ahead. डॉक्टर नबी, अक्सर पेरेंटिंग में पेरेंट्स को अक्सर ये भी लगता है कि जितना ज़्यादा ये बच्चा चीज़ें नहीं मान रहा है, जितना ज़्यादा रिबेलियस है, एक आध थप्पड़ लग गई या मार पड़ गई तो ठीक हो जाएगा. तो and thing doesn't get resolved. Yeah. The things carry on. So how would you like to give some message to those parents जिनको ऐसा लगता है कि मारना उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात से तो समझने वाले नहीं हैं बच्चे. ये अक्सर हम पेरेंट्स की जो रेयरिंग में हम ये अक्सर नोटिस करते हैं, ये कंसर्न्स आते हैं. Absolutely. So imagine, it must be बहुत सारे लोग जो है ना इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, बोलते हैं हमें भी तो 2-3 हाथ लगे, हम भी तो डांट सुन के मार सुन के बड़े हुए हैं, हमारे मतलब हम तो ठीक निकले, क्या ख़राबी हो गई हमारे साथ, राइट? I feel like the thought itself is incorrect. The way we are thinking about it is very wrong. We feel like, we've turned out to be absolutely fine, and so it's like you're propagating, or you're accepting abuse and you're propagating कि नहीं होना ही चाहिए, ये सब justify कर रहे हो उसको, right? So it would be something बहुत सारे लोग would be like कि नहीं ये बात बिल्कुल गलत हो रही है, हमें तो बात सुननी नहीं चाहिए. But to be honest, think like that कि अगर आप कोई गलती करते हैं, you're making a mistake, and बहुत हम बड़े होकर भी बहुत ब्लंडर्स करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम बड़े होने के बाद हमारी सब चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाती हैं. हाँ, हम अपने लिए टॉलरेंट हो जाते हैं, एंड देन वी नो कि बहुत डिज़ास्टर नहीं हुआ, सो वी गोना मेक अप फॉर इट, राइट? So
कैसा लगेगा हमें अगर हमें कोई बताने के लिए, समझाने के लिए एक थप्पड़ यहाँ पर और थप्पड़ वहाँ पर रख कर दे. Consider that. How does that feel? How does it sound to you? So if this is not acceptable, please do not do it to your kids. If it is not acceptable for them too. Boundaries from निहायत ही पोलाइटनेस के साथ और रिस्पेक्टफुली बिल्कुल क्रिएट की जा सकती हैं. उसके लिए आपको डांटने, मारने, लाउड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती. Having said this, I find myself as a parent quite frequently कि मैं कल ही की बात बताती हूँ. So I had a very busy week and I had a very very busy day yesterday. So मेरा tolerance level बहुत कम था. So my child wanted something and I actually yelled at her. So I am a human being, no matter I know psychiatry. But so I did yell at her. But I was courageous enough to go to her and apologize for my behavior. So it was like, beta, I'm really sorry. I shouldn't have shouted at you. It is no matter what. This is not acceptable for anyone. So I didn't say anything about her behavior, what triggered me. कि मुझे उसकी क्या चीज़ बुरी लगी ये मैंने नहीं बताया, बिकॉज दैट वुड बी कि आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने मारने को, राइट. सो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. ना मैंने उसके बिहेवियर को अप्रिशिएट किया कि बेटा आई एम सॉरी, तुमने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं था जिसमें मुझे मारना चाहिए था. सो आई वाज जस्ट अकाउंटेबल फॉर माई बिहेवियर. आई एम रियली सॉरी. येलिंग जो है वो शाउट करना किसी भी सिचुएशन के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है. आई रियली सॉरी, आई विल ट्राई टू बी बेटर नेक्स्ट टाइम. हैव अ वेरी सिंसियर अपॉलॉजी एवरी टाइम यू फाइंड योरसेल्फ कि आपने मारा है या डांटा है. बिकॉज आई सी कि हम जिस तरह से रेयर होते हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छी नीयत के साथ बेस्ट तरीके से रेयर किया हुआ होता है. हर हम भी यही करेंगे अपने बच्चों के साथ. सारे पेरेंट्स ये करते हैं. बट डजंट मीन कि वो करेक्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है. सो जहाँ पे अपने आप को कैच करें गलती करते हुए, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, अपोलोजाइज. यू विल फाइंड देमसेल्फ डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग विद यू व्हेन दे डू इट. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. आई एम ग्लैड आपने अपनी पर्सनल लाइफ की ये एग्जाम्पल शेयर की, बिकॉज ये हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब, नो मैटर कितना भी प्रोफेशनल एजुकेटेड, हम सब ह्यूमन हैं. हम सब वो गलती कर सकते हैं, मगर बेस्ट ये है कि हम किस तरीके से अपनी उस गलती से सीखें, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, उसे जस्टिफाई ना करें, और एक एम्पैथी शो करें. एम्पैथी का मतलब अपने आप को सामने वाले की जगह रख के सोचना, जो हम यूजुअली कहते हैं कि जब आप हेल्थ में या दूसरे डिसिप्लिन्स में काम करते हैं, उसी तरीके से बहुत ज़रूरी अपने आप को अपने उन बच्चों की जगह रख के सोचना कि अगर वही रवैया, वही चीज़ें हमारे साथ हो तो हम कैसा महसूस करेंगे. ये बहुत ज़रूरी है. इसको आगे लेके चलते हैं. अक्सर पेरेंट्स का कुछ ये भी इस तरीके के भी सवाल आते हैं कि लड़कियों को या बच्चियों को हैंडल करना थोड़ा सा आसान है. लड़के जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, एज 8, 9, 10 ईयर्स की एज क्रॉस करते हैं, उन्हें पेरेंट्स की गाइडेंस से ज़्यादा दोस्तों की कंपनी और गाइडेंस मैटर करती है. तो आहिस्ते आहिस्ते पेरेंट्स को लगता है वो हमसे दूर होते जा रहे हैं, और माएँ अक्सर बहुत परेशान रहती हैं इस सोच के साथ. तो आपके ख्याल में वाकई ऐसा है कि लड़कों में और लड़कियों में जिस तरीके से वो ग्रोथ है उसमें डिफरेंस है, या इट्स जस्ट द मैटर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग बीइंग एज अ पेरेंट? सो लड़की और लड़कियों के जो बच्चों के छोटे बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो बिहेवियर्स होते हैं, लॉट ऑफ टाइम वो कल्चरली ड्रिवन होते हैं. सो लड़कियों को ज़्यादा प्रोटेक्शन में, ज़्यादा ख्याल से, अगर वो बहुत ज़्यादा लाउड होंगे या बहुत फिजिकली रेस्टलेस होंगे, सो एज अ सोसाइटी वी एक्सपेक्ट द गर्ल्स टू बी अ सर्टन वे. एवरी सोसाइटी हैज़ देयर ओन expectation, but there is a difference certainly, right? So that's how they also behave, right? So हमारे पास एक बहुत common psychiatric childhood disorder है ADHD. उसमें उसकी जो prevalence है, it's very much boys में बहुत ज़्यादा diagnose होता है बचपन में, but 20 years तक लड़के equal पे आ जाते हैं. So what does that mean? It's like बच्चे लड़के आइडेंटिफाई जल्दी हो जाते हैं बिकॉज उनके बिहेवियर्स एक्सटर्नलाइजिंग होते हैं. बाय दैट आई मीन देर मोर दे रन अ लॉट और देर मोर फिजिकल, वो तंग ज़्यादा करते हैं, परेशान करते हैं. सो उससे घर वाले परेशान होकर जल्दी डॉक्टर के पास ले आते हैं. ऑन द अदर हैंड गर्ल्स आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ बहुत तंग करने वाला मिजाज नहीं होता है. सो आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. उसके बहुत सारे और रीजंस डिसऑर्डर के अंदर तो होते हैं, बट कल्चर हमारा बिल्कुल डिफ़ाइन करता है हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. वो देखते कैसे हैं कि बच्चों के लिए पेरेंट का, लड़कियों के लिए थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, लड़कों के लिए डिफरेंट होता है, राइट. जहाँ तक आपकी बात है कि दोस्तों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आई थिंक व्हाट आई सी इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस इज़ इक्वल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स.
राइट. सो बट एडोलेसेंस एज ग्रुप में सो पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो इतना हमने प्यार से और इतने इस तरह से क्लोज रख के रेस किया है बट बच्चे हमसे शेयर नहीं करना चाहते. दे वांट टू अग्री टू जो उनके दोस्त कहते हैं वो उसको मानते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली नॉर्मल फॉर एडोलेसेंस. सो अगर आप एज अ पेरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे सारी चीज़ें आपको आकर बताएंगे, सो इट्स अ वेरी नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस कि बच्चे अपने आप को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. सो दे आर एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग. So it's extremely normal for kids to be to have become quieter with their parents and more talkative to their friends and peers. So adolescence में तो ये बात बिल्कुल normal होती है. Younger children के अंदर possibility है depending कि आप कितना बाहर भेज रहे हैं और etc. But अगर आपका connection बच्चों से strong होगा, you will never find this concerning. And I think this is important कि हम ये समझें कि जो हम ये कंसर्न शेयर करते हैं कि बच्चे बाहर कनेक्ट हो रहे हैं, बच्चे they are trying to explore themselves. They are trying to look for their identity in their social gathering as well. So being as a parent हम उन्हें अच्छा गाइड कर सकते हैं, हमारे connections को strong रख सकते हैं, जो मैं आपकी बात से समझ रही हूँ. But definitely we need to give them that space. Absolutely. We need to give them that space to move on. क्योंकि यही जो आपने जो बात की कुछ देर पहले कल्चर की और the way girls are being read, the boys are being read, यही वाला शायद गैप उनको नज़र आता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम अपने बड़ों को, घर में दादा दादी हैं, जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली में रह रहे हैं, जिस तरीके से हम उनको वैल्यू देते हैं, जिस तरीके से हमने अपने ज़माने में वैल्यू दी, उस तरीके से आजकल बच्चों की अटैचमेंट नहीं रही है. जो वैल्यू हम देते हैं, अब हम बीइंग एज अ पेरेंट ना उनको ज़्यादा बोल पाते हैं, ना हम बड़ों के अगेंस्ट जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू क्रिएट और दे हैव टू मेंटेन दैट हार्मनी इन द फैमिली एज वेल. एंड sometimes it's difficult for the parents as well to take care of their own mental health कि वो अब कैसे बैलेंस करके चलें, क्योंकि वो एक स्ट्रेच फील करें. तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें? श्योर. सो हमने दो अलग अलग चीज़ों की बात की इसमें. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन फर्स्ट कि पेरेंट्स अपना कैसे ख्याल रखें. पेरेंट्स को पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अपना ख्याल करना इज़ मैंडेटरी स्टेप 1 फॉर बीइंग गुड पेरेंट्स. नंबर 1 तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, जो हमारे माशरे के अंदर आई एम श्योर इट इज़ नॉट प्रेजेंट. नहीं ख्याल करते लोग. जब पेरेंट्स अपना ख्याल नहीं करते तो बच्चे भी सेल्फ केयर नहीं सीखते, तो वो भी दूसरों का ख्याल करने में, उनको केटर करने में, सब चीज़ें एक्सटर्नली बेहतर करने में लग जाते हैं. सो अपना आप निगलेक्ट होता है. सो अपना ख्याल करने की फिज़िकल तो एक सेल्फ केयर के बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल फिज़िकल, सो अपने बॉडी का एक्सरसाइज के थ्रू, अच्छी स्लीप के थ्रू, मेडिटेशन, इस तरह से ख्याल रखें. स्पिरिचुअल केयर करें, अपनी इमोशनल केयर करें, सोशल केयर. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ईजिली एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, सो यू कैन फाइंड इट आउट. बट सेल्फ केयर इज़ नंबर 1. सो अगर आप अपना ख्याल करेंगे तभी आप अपने बच्चों का ख्याल कर पाएंगे या घर वालों का ख्याल कर पाएंगे, राइट. और बच्चे जो सबसे ज़्यादा बच्चे रोल मॉडलिंग से सीखते हैं, तो वो जो आपको करता हुआ देखते हैं वो वही खुद से नेचुरल. अगर अगर हम मैं और आप भी देखें, अ लॉट ऑफ टाइम वी फाइंड आवरसेल्व्स कि हम अपने पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, राइट. एंड इट्स सो sometimes it's very frustrating too because we're repeating the mistakes that they did too, and I am sure our kids are going to repeat the mistakes that we do, right. So वो एक automatic सा brain connection form करती है and we find ourselves doing the actions what they were doing, right. So अगर हम अच्छे actions करेंगे या अपना ख्याल करने वाले actions करेंगे, बच्चे भी बगैर सोचे समझे वो actions follow कर रहे होंगे, right. That was the answer to your question. And I think this is the right time, क्योंकि आई अग्री विथ यू कि हम शायद बहुत ज़्यादा ट्यून्ड हो चुके हैं कि हम जो देख रहे हैं हमने वही सीखा और हमारे बैक ऑफ द माइंड में वही चले, तो हमारी पेरेंटिंग के अंदर भी वही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और शायद अनकॉन्शियसली वही चीज़ें हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर. बट आई थिंक बीइंग एज अ पेरेंट दिस इज़ द राइट टाइम कि आज अगर हमने अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ चीज़ें चेंज की, द वे वी हैंडल आवर चिल्ड्रन, द वे वी टॉक टू देम, द वे वी बिल्ड कनेक्शन, आई थिंक हम उनके अंदर भी जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स हैं उसको हम एक बहुत पॉजिटिव डायमेंशन में देख सकते हैं. सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, एंड आई थिंक वी कैन मूव टूवर्ड्स द सम ऑफ द कंक्लूडिंग पार्ट्स. सो इफ़ यू वुड लाइक टू गिव सम क्विक टिप्स टू आवर व्यूअर्स, जो हमारे ग्लोबल व्यूअर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं,
कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को एक हैप्पी और होपफुल इंडिविजुअल बनाएं, क्योंकि ये जो होपफुलनेस जो हम बोलते हैं ना हमारे अडल्ट्स में बहुत ज़रूरी, ये बच्चों में भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम ये कर सकते हैं? सो कंटिन्यूइंग टू द जो आपने सवाल पूछा, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आसान है करने की। नंबर 1, बच्चों की रूटीन का स्पेशल ख्याल रखिए। टाइम पर सोना, टाइम पे उठना, खाना टाइम पर खाना, प्रिडिक्टेबल जितना ज़्यादा रूटीन होगा उतने बच्चे जो है वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, उनकी डेवलपमेंट उतनी ही स्ट्रीमलाइंड होती है। सो रूटीन इज़ एक्सट्रीमली वाइटल। सो बच्चे को पता हो कि ये स्कूल का टाइम है, ये जो है हमारे नहाने का टाइम, ये खाने का टाइम। सो जितना आप स्ट्रक्चर कर सकें, स्ट्रक्चर रियली हेल्प्स देम हैव अ प्रिडिक्टेबिलिटी इन देयर डे, राइट। अच्छा, दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हों, चीज़ें अच्छी हों, तो उसके लिए वी नीड टू गिव देम क्वालिटी टाइम। आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर वर्किंग, अम्मा भी काम कर रहे होते हैं, अब्बा भी काम कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा जो है बच्चे या तो एक्सटेंडेड फैमिली के पास होते हैं या फिर a lot of time they're in daycares and etc. तो जितना टाइम आप दे रहे हो, भले आप 15 मिनट दिन के दे रहे हो, बट इट शुड बी क्वालिटी टाइम। जब आपकी जो पूरी तवज्जो हो ना वो बच्चे के साथ हो, वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इफ़ वी कैन डू दैट, इट्स गोइंग टू मेक आवर लाइफ्स वेरी वेरी ईजी। थर्ड वुड बी के जितना पोलाइट तरीके से आप बात कर सकते हैं, बच्चा इज़ गोइंग टू रेसिप्रोकेट दैट। सो दैट काइंडनेस एंड पोलाइटनेस शुड बी इन द वे वी आर डीलिंग विद द किड्स, और जिस तरह हम अपने आप को भी रेफ़र करते हैं, राइट, वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी आर वेरी हार्ड ऑन आवर सेल्व्स, बच्चा लर्न्स टू बी हार्ड ऑन देम सेल्व्स, राइट। So it's going to be difficult. So be kind to yourselves and to your kids. And the fourth thing which would be helpful would be ke figure out आपके बच्चे की strength क्या है and work towards it. So it's a very famous quote that जो आपको बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे दिख जाएगा. It's like कि अगर मेरे बच्चे को स्पोर्ट में वो बहुत अच्छा है और वो बहुत बुरा है मैथ में, सो लॉट ऑफ टाइम पेरेंट्स वुड वांट अ मैथ टीचर कि उनको रेकमेंड करे, बट रादर जो बच्चे के लिए अच्छा होगा वो एक स्पोर्ट्स टीचर होगा जो उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करे, ना कि उसको मैथ में अच्छा करे. सो आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ इन योर किड्स एंड वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग दैट स्ट्रेंथ. So that would be, I feel like, again, it seems daunting, parenting. Yes, it is a big responsibility, no doubt about that, but you have it within you. You are going to find resources. You are going to have support within surrounding, like you are going to have support surrounding you. Adequate support. जितनी आपको need है, आपको चीज़ें मिल जाएंगी. Just, relax, take a deep breath, and you will be excellent in it. I'm assuring you that. So yeah. Thank you so much. Thank you for sharing a lot of insight to us, Dr. Rabika. And I'm sure कि हमारी जो global audience देख रही है उनको आपकी insight से, आपकी experience से बहुत help मिला होगा. And before ending, I would like to again thank you, the Smiley Health Professional Association of Pakistan and Aga Khan Health Board, for arranging this session. Take care of yourself. Allah Hafiz.